स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो पढ़ा। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कैश रिजर्व रेशो को डिस्कस करना चाहूँगी। आई जस्ट वांट टू गिव अ समरी ऑफ दैट थिंग कि क्या होता है ये। देखो, कैश रिजर्व रेशो में जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको कुछ परसेंटेज डेली बेसिस पर कुछ परसेंटेज जो उनके नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ होती है, उनके कुछ परसेंटेज को उनको रखना पड़ता है आपके किसके पास, आरबीआई के पास, डेली बेसिस पर। तो उसी तरह से जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी होता है, बट मेनली देयर इज़ अ डिफरेंस कि कमर्शियल बैंक्स इसको अपने पास ही रखती है, उसको रिजर्व बैंक के पास देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और साथ ही साथ कैश रिजर्व रेशो पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, बट यहाँ पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो बैंक्स रखते हैं कुछ परसेंटेज अपने नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का वो अपने ही बैंक में रखते हैं, तो उसके ऊपर उनको कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलता है जो कि 0 से 40% के बीच में हो सकता है। और जैसे कैश रिजर्व रेशो होता है, उसमें आपको कैश के फॉर्म में पैसा रखना पड़ता है, जमा करके रखना पड़ता है अपने बैंक में या आरबीआई के पास में डेली बेसिस पर। बट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में आप जो है आप कुछ परसेंटेज जो है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ का, वो कैश की फॉर्म में भी रख सकते हैं और नॉन कैश की फॉर्म में भी रख सकते हैं। दैट इट मीन गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, बैंक्स को इंटरेस्ट रेट भी मिलता है जो कि कैश रिजर्व रेशो में नहीं मिलता। तो इस तरह से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि किस तरह से ये डिफर करता है आपके कैश रिजर्व रेशो से। तो एक बार हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। मान के लीजिए कि जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं ना बैंक में, वो 2000 का डिपॉजिट हो गया। टोटल जो डिपॉजिट्स है जो कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ है, वो 2000 रुपये हैं। अब 2000 रुपये में अगर एसएलआर हो जाता है आपका 18%, ठीक है, कि एसएलआर जो है, जो डिसाइड किया है आरबीआई ने, वो 18%। दैट इट मीन जो 2000 है, 2000 का 18% रहेगा बैंक में ही। आप उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी रख सकते हो, या फिर आप उसको गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हो, और इधर आप उसको कैश की फॉर्म में भी रख सकते हो। और उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अब आपके पास आपके कमर्शियल बैंक में जो पैसा बचेगा, वो कितना बचेगा, 1640 रुपीज़, 1640 रुपीज़। तो यही जो अमाउंट होगा ना, यही करेगी वो डिस्ट्रीब्यूट, इससे ज़्यादा नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आरबीआई चाहती है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाए, तो एसएलआर को कम कर देगी ताकि डिपॉजिट कम करना पड़े और बैलेंस ज़्यादा बच जाए। अगर चाहती है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कम कर दीजिए, तो ये ज़्यादा कर देगी ताकि सप्लाई ऑफ बैंक के पास जो बैलेंस बचेगा वो कम हो जाएगा, और इसी तरह से जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी कम हो जाएगी। लैंडिंग के लिए उनके पास अमाउंट कम बचेगा। कम लोन्स देंगे तो परचेजिंग पावर कम लोगों के हाथों में जाएगी, और इस तरह से आपके बैलेंस हो जाएगा आपके मनी का इन द इकोनॉमी में। तो ये कुछ टूल्स थे जिन्हें हमने डिस्कस किया। 5 टूल्स थे जिसमें बैंक रेट था, रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट था, कैश रिजर्व रेशो था, एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि अगर एक बैंक है, उसको कुछ परसेंटेज कैश रिजर्व रेशो भी रखना है, कुछ परसेंटेज उसको एसएलआर को भी देना है, एसएलआर भी रखना है, तो देख लीजिए आप खुद ही कि कितना बैलेंस उसके पास टोटल बचता है लेंड करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है कि जितना पैसा आप डिपॉजिट करते हो वो पूरा पैसा ही लेंड किया जाता है, उसमें से सीआरआर भी रखना पड़ता है, उसमें से एसएलआर भी रखना पड़ता है। फिर जो पैसा बचता है मेनली वही लेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप कि ये सभी टूल्स आपने वन बाय वन पढ़े होंगे, वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, और अपने इन डाउट्स को क्लियर किया होगा। एंड विश यू अ वेरी गुड लक, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।